नमस्कार, मेरे साथ गुलाब चंद कटारिया साहब हैं। आप उदयपुर से विधायक हैं। पूर्ववर्ती सरकार में आप गृह मंत्रालय का दायित्व था आपके पास में। इससे पहले पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, देवस्थान और शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं और आपका जीवन लगभग 44 साल तो सक्रिय राजनीतिक जीवन रहा है और 4 साल विद्यार्थी परिषद के साथ में छात्र राजनीति का जीवन रहा है। वर्तमान में आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। हम सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए आपसे कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर हैं। नमस्कार वैसे आपका स्वागत है। अच्छा, एक सबसे जो एक चैलेंजिंग विषय इन दिनों वैसा निकल के आ रहा है कि अखबारों में, अलग अलग तरह से मीडिया में स्टूडेंट्स के साथ में, स्कूली बच्चों के साथ में नई नई तरह की घटनाएं आ रही है। उसमें एक्सीडेंट हैं, मोलेस्टेशन हैं, रेप्स हैं, फिजिकल अब्यूज़ है और भी कई तरह की घटनाएं आती है, जिसमें कई बार स्कूली वाहन से जुड़ी हुई घटनाएं आती हैं। तो इसमें एक ऐसा बुरा अनुभव किसी संस्था के साथ जुड़ जाता है जिसमें पेरेंट्स को भी दिक्कत है और संस्थाओं को भी दिक्कत है, इवन पूरा एजुकेशन सेक्टर बदनाम होता है। अब उसके कारक कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रशासन अपनी जगह जो भी उनकी SOPs हैं, पॉलिसीज़ हैं, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और संस्था संचालकों को हम किस तरह से मोटिवेट करें ताकि ऐसी घटनाएं कम हो सके। देखो, क्या है कि मैंने भी शिक्षक के रूप में भी काम किया है। मैं सोचता हूँ कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, इसके बारे में अगर कोई चिंता कर सकता है तो उसका अध्यापक ही कर सकता है। जी। बालक के गुणों को भी देख सकता है, बालक के अवगुणों को भी देख सकता है। और केवल किताबी ज्ञान और क्लासरूम में पढ़ाना ही बालक का सर्वांगीण विकास नहीं करा सकता है। उसको अदर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही प्रभावी रूप से डालना चाहिए। प्रारंभ में यद्यपि हमारे पास सामग्रियां नहीं थी स्कूल में, फिर भी खो खो खिलाते थे, कबड्डी खिलाते थे, कुछ छोटी मोटी रेस कराते थे, या उसके कारण से बच्चे का विकास होता था और बच्चा फिजिकली अपने आप को ठीक महसूस करता था। को एक्टिविटीज़ भी होती थी, कभी लेख लिखते थे, कभी कविता बुलाते थे, कभी अंताक्षरी होती, कब कुछ होता। अब धीरे धीरे क्या है कि केवल और केवल पढ़ाई और पढ़ाई के मार्क्स प्राप्त करना, ये दोनों का ही उद्देश्य हो गया है। पेरेंट्स भी यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे अंकों से पास हो और अध्यापक भी यही चाहता है। पहले अध्यापक क्या है कि स्वयं वहीं गांव में रहता था और बच्चों की प्रत्येक एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख करके उसके सुधार के लिए परिवार से भी वो बात करने का प्रयास करता था। जब कभी भी उसे मौका मिलता था तो उस बच्चे के बारे में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सब बस से आते और बस से चले जाते हैं। बिल्कुल। उनको अधिक समय रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मुझे भी इस बात का दुख है कि वही अध्यापक अपने बच्चे को तो कलेक्टर बनाने के लिए चिंता करता है, लेकिन जो गरीब का बच्चा उसके पास आ गया वो भी कुछ अच्छी जिंदगी जिए, इस सोच में कमी आई है। हम लोग जब शिक्षक थे तब हम रहते भी वहीं थे और उन्हीं बच्चों के बीच में रहते थे, उनके हर सुख दुख में भी खड़े रहते थे। तो उससे व्यक्ति का फिर दूसरा क्या है कि मैं सोचता हूँ पेरेंट्स के मन में भी केवल और केवल परसेंटेज एंड यहाँ भी पढ़ के जाए, घर पे भी उसको अलग कोचिंग कराए और एक तरह से उस बच्चे को न कहीं बाहर जाने दे, ना आने दे, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता। नौकरी का विकास जरूर हो सकता है। तो उसके कारण से ये समस्याएं रही है। और विशेष करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें इस प्रकार की समस्या और भी ज़्यादा हो गई, उनका कंपटीशन होता है परसेंटेज के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर। ठीक है। उनका मापदंड ये नहीं होता है कि इस बच्चे का सर्वांगीण विकास कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूलों की जो दौड़ चली है और उस स्कूल में ज़्यादा बच्चे जाएंगे जिसका रिजल्ट अच्छा रहता है। तो एक मैं सोचता हूँ कि जो कमी आई, मुझे जो महसूस होती है, वो केवल सर्वांगीण विकास नहीं करके केवल और केवल उसका नॉलेज का विकास करना, यही एकमात्र ध्येय रह जाने के कारण से व्यक्ति में कई प्रकार की खराबियाँ आई है। बच्चा जो है ना कई प्रकार के ऐसे संगत में पड़ जाता है जिससे बच्चे का जीवन बिगड़ जाता है। कई बार जो है वो अध्यापक भी उसको देखता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आजकल तो छोटे बच्चों से ड्रग को इधर से इधर पहुँचाने के काम में भी लोग लेने लग गए हैं। कहा कि वो 8-10 साल का बच्चा क्या ले जा रहा है, क्या नहीं ले जा रहा, कहाँ दे रहा है, कहाँ नहीं दे रहा है, इसके बारे में उसको वो सेफ मानते हैं अपने आप को। उस पर डाउट तो जो कुछ कमाने वाले लोग हैं वो ये नहीं सोचते इससे बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसे तो अपना धंधा देख रहा है इसके कारण से।
और मैं सोचता हूँ कि ये माँ बाप को भी पता लगना चाहिए कि उसका बच्चा अगर गलत लाइन में पड़ा है जी। तो उसका खर्चा चर्चा वो कैसे कर रहा है। जी, जी। अगर उसको समय पे चेक करेगा तब तो निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा, जी। और वो भी खर्चे चेक नहीं करेगा तो निश्चित रूप से बच्चे का विकास होना संभव नहीं है। साधन विकास नहीं कर सकते हैं जी। अध्यापक का मानस विकास करवाता है बच्चे का। जी। हर बच्चा भगवान ऐसा पैदा करता है, कोई न कोई टैलेंट उसमें देता है। जी। अध्यापक उसको कहते हैं जो उसके उस टैलेंट गुण को पकड़े और उसको आगे बढ़ाए। हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा पर बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, बहुत अच्छा समाज के कामों को करने में। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको अगर किसी पिकनिक में जाओ तो सवेरे से लेकर जब तक वो होए तो पानी भर के ला ही रहा तो ला ही रहा, बर्तन साफ कर रहा तो कर ही रहा। तो उसके उस गुण को भी देख करके उसमें किस प्रकार की नेचर है उसको डेवलप करें। तो अब शिक्षा केवल कुछ घंटे और आवर्स की हो गई, जबकि शिक्षा कभी घंटे और आवर्स की नहीं होती है। शिक्षक और बालक ये पूरे समय तक का एक दूसरे के पर्यायवाची जब बनते हैं तब जाकर के वास्तव में बालक का सही विकास होता है, और उसमें पेरेंट्स को भी जोड़ते हैं। पेरेंट्स की गरीबी कभी बच्चे की शिक्षा में बाधक नहीं होती है। केवल पेरेंट्स की उस बच्चे की तरफ देखने का और अध्यापक का उस बच्चे को निखारने का प्रयत्न अगर होता है तो उसमें से निकल जाता है। लेकिन सर कई बार इन दिनों ऐसे एक हीनियस क्राइम के न्यूज़ मिले जहाँ पे टीचर ही ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो किसी संस्था में नहीं होनी चाहिए। देखो वास्तव में दुर्भाग्य है कि आज 5 साल की बच्चियों के साथ जिस प्रकार की अश्लील हरकतें अध्यापक कर रहा है, 8 साल 8वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप कर रहा है और अध्यापक उसमें पकड़ा जाता है और पकड़ा जाकर के जेल भी जाता है और उसके बाद भी वो नौकरी में रहता है। ये दुर्भाग्य है। अगर घटना में सत्यता है तो ऐसे आदमी को ताजीवन घर पे रवाना कर देना चाहिए ताकि शिक्षा के इस क्षेत्र को गंदा नहीं करे। लेकिन हमारी क्षमता नहीं है कि हम कठोरता से किसी के साथ पेश आ सकें। हो सकता है 10-20 लोगों की ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, बस समय है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अच्छाई को लाने के लिए कुछ लोगों के साथ सख्ती करना फायदेमंद होता, नुकसानमंद नहीं। इसमें पेरेंट्स किस तरह का कोई इनिशिएटिव लें जिससे ये घटनाएं कम हो सके? देखो पेरेंट्स क्या है कि पेरेंट्स भी आज भी बच्चों के बारे में न तो शिक्षक के जाके पूछते हैं, न स्कूल जाने की उनको फुर्सत है, न उस बच्चे के बारे में कहीं से अता पता करने की फुर्सत है। वो भी केवल बच्चे को तैयार करके भेज देते हैं और उसके बारे में। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पेरेंट्स को तो बच्चे की पेरीफेरी में कौन बच्चे रहते हैं इसी से पता लग जाता है कि उनका बच्चा किस तरह के बच्चों के साथ खेलते हैं, किस तरह के बच्चों के साथ उठते हैं। अगर इतना भी माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है और किसके साथ बैठता है, इसके दोस्त कौन है, तो मैं सोचता हूँ दोस्त को पहचान करके बच्चे को पहचानना बहुत आसान होता है। राइट। संस्थाओं को अभी जो उनका एक फिक्स पैटर्न है, एक क्यूरिकुलम से बंधे हैं, बोर्ड की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से जो क्यूरिकुलम है उसको डिलीवर करना उनका एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। सेफ्टी वाले मैटर को या इस एंगल को कहीं ना कहीं हो सकता है वो ढंग से पूरा एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो उनसे अपन ऐसा क्या एक अपेक्षा रख सकते हैं जिससे किसी बच्चे का सुरक्षा चक्र मजबूत हो? मैं सोचता हूँ देखो बच्चे की सुरक्षा में एक तो जिस व्हीकल से भी बच्चा आता है अगर वो स्कूल की गाड़ी है तो गाड़ी किस तरह की है। कई बार इसकी तरफ एजुकेशन विभाग के अधिकारी देखते ही नहीं कि कौन सी मॉडल की गाड़ी इस विद्यालय ने लगा रखी है, वो कैसी है, फिटनेस कैसी है, उसका ड्राइवर कौन है, किस तरह से है, इसको भी नहीं देखते हैं। तो कई बार घटना ऐसी घटती है कि कई बच्चे एक साथ चले जाते हैं। दूसरा मैं जहाँ तक समझता हूँ कि है ना अध्यापक के साथ साथ पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि उसका बच्चा अगर मान लो स्कूटी लेकर जा रहा है तो वो स्कूटी चलाने योग्य है कि नहीं है, उसको स्कूटी चलाना के लिए परमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मान लो वो साइकिल लेकर के भी जा रहा है तो स्कूल तक पहुंचता है, उसके बीच में उसकी एक्टिविटीज़ क्या रहती है उसको भी देखना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ जो साधन उपलब्ध कराते हैं बच्चों को स्कूल तक जाने का, उसके ऊपर भी पेरेंट्स का भी और अध्यापक का भी ध्यान रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित बचे। फिर स्कूल में जाने के बाद भी कई ऐसे स्कूल के पेरीफेरी में जगह होती है जहाँ कभी भी बच्चा गिर सकता है, तो उसकी पर भी कई बार ध्यान नहीं जाता है। कई बार खेल के मैदान में ही ऐसा खड्डा होता है कि जिस खड्डे पे बच्चा अचानक दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। तो मैं सोचता हूँ ये दोनों तीनों का सम्मिलित प्रयास ही इसमें काम आता है कि अध्यापक, अभिभावक और बच्चा तीनों मिलकर के इन सारी कमियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं।
प्रशासन में या अपन देखें जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बोर्ड है जो सिलेबस डिसाइड करता है, तो सेफ्टी के कुछ चैप्टर मान लीजिए या ऐसा कोई ओरिएंटेशन में क्यूरिकुलम डिजाइन करने का देखो, मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो है ना एक मास्टरपीस डॉक्यूमेंट है जी, उसको अगर कोई ठीक तरह से शिक्षा में फॉलो करे जी, तो उस व्यक्ति ने बहुत प्रयत्नपूर्वक बच्चे का सर्वांगीण विकास जी, है ना। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मैं सोचता हूँ इसको एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए एजुकेशन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। जी, ये हमारे लिए गीता की तरह से काम आ सकता है। अगर उसको कोई भी अध्यापक ठीक तरह से पढ़े और पढ़ करके उसके अनुसार अपने बच्चे को ढालने का प्रयास करे तो मैं सोचता हूँ वो अच्छे नागरिक बनाने में सफल हो जाएगा। अच्छा, आप गृह विभाग में रहे हैं पिछले कार्यकाल में, पुलिस को बच्चों से जुड़े हुए क्राइम में हैंडल करने में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? कई बार बच्चा रिपोर्ट नहीं करता है, उसकी वजह क्या रहती है? मतलब ऐसा क्या माहौल बनता है कि कई बार पेरेंट्स भी कोई गंभीर क्राइम हो गया उस शिकायत को भी पुलिस तक पहुंचाते नहीं है? देखो, मैं सोचता हूँ पुलिस को छोटे बच्चों को तुरंत दंडित करने से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा जी, उससे बच्चा और बिगड़ेगा। अच्छा, वो प्रारंभिक चीज अगर ध्यान में आ गई तो उसको काउंसलिंग करके कैसे बच्चे अभिभावक और उसके अध्यापक को बुला करके उस बच्चे के उस बारे में सुधारने की गुंजाइश है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर बच्चा बार बार कोई अपराध कर रहा है जी, तो फिर उसके लिए अलग से ही मॉनिटरिंग चाहिए तभी जाकर के वो बढ़ेगा। मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति कोई ऐसा नहीं होगा जो अच्छा नहीं बनना चाहता है, जी, लेकिन वो अच्छा बने इसके लिए उस प्रकार का उसको वातावरण देने के लिए तीनों को मिलकर, पुलिस का काम केवल डंडे मार करके किसी को अंदर बंद करके समस्या का समाधान नहीं है। जी, अगर वो छोटा बच्चा है अभी उसके अंदर परिपक्वता नहीं आई है जी, तो उसको समझ करके उसको ठीक करना। जैसे छोटी बच्चियां हैं कहीं किसी के साथ उनके ऐसे अजीब संबंध हो गए तो उसको कैसे ठीक करें, जैसे मैं अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए प्रयत्न करता हूं क्योंकि मेरे घर में रहती है, वैसे ही पुलिस को भी इस प्रकार की जो बच्चियां हैं जो अपराध प्रवृत्ति में जा रही है उसको ठीक करने का प्रयत्न कर सकता है पुलिस। केवल और केवल डंडा चला करके बच्चों को सुधारना ये संभव नहीं होता है। प्यार से बच्चा कुछ भी कर सकता है, मार से कुछ नहीं करेगा। पेरेंट्स हेजिटेट होते हैं सब पुलिस तक जाने में, कुछ ऐसी शिकायतें उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बदनामी होगी या संस्था की बदनामी होगी या किसी तरह का दबाव महसूस करते हैं। इस मानसिकता से अपन कैसे परे हों? मैं सोचता हूँ कि इसका डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। अगर मान लो तुम्हारी बच्चे और बच्ची ने अपराध किया है जी, तो बच्चे को सुधारना तुम्हारे भी मन में होना चाहिए, केवल और केवल पुलिस को ही नहीं है। जी, वो भी उतनी ही। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे ने गलती की तो भी उसको छुड़ा के ले आओ किसी प्रेशर के माध्यम से या किसी नेता हो के करके, ये उस बच्चे का भला नहीं होगा। जी, 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 मैं सोचता हूँ उसका बैठ करके हल कैसे निकले इसका प्रयत्न हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों सर एक ऑनलाइन थ्रेट का बहुत बड़ा एक आडंबर एक एरिया और बना हुआ है जिसमें बच्चे, क्योंकि मोबाइल हर हाथ में पहुंच गया है और स्मार्टफोन पहुंच गया है। देखो, भले ही कितना भी पहुंच जाए ऑनलाइन, आज भी मैं जिस ट्राइबल एरिया में रहता हूँ जी, वहाँ आज भी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है जी, और अगर है भी सही तो नेटवर्क नहीं है। और नेटवर्क नहीं होने के कारण से वो ये जो ऑनलाइन परीक्षा है जिसमें वो न तो परफेक्ट हो सकता है न कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि जो शहरी बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रकार से सोचना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अलग प्रकार से सोचना चाहिए, तब जाकर के हम बच्चे का इस ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में कुछ सोच सकते हैं। या तो उसको किसी एक पॉइंट पर ले आया जाए जहाँ नेटवर्क चलता है, जहाँ कुछ साधन है और कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे वो बच्चा सीख सके तो ठीक है। बाकी इंटीरियर में ट्राइबल में तो पहाड़ी पे घर है, वहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं, तो वो बच्चा तो पिछड़ जाएगा। और अगर वो बच्चा पिछड़ता है इसका मतलब देश पिछड़ेगा। राइट। उसके बारे में हमको परिस्थितियों को देख करके उसके अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा। घरेलू हिंसा में भी कई बच्चे ऐसा महसूस करते हैं, स्कूल में कुछ कंप्लेंट्स आती है कि वो घर में अब्यूज़ हो रहा है या ऐसा वातावरण में है जो घर में अपेक्षित नहीं है बच्चे के साथ में। संस्थाएं उसमें कुछ मदद कर सकती हैं? निश्चित बात है, बच्चों के संस्कारों में घर का वातावरण बहुत रोल अदा करता है। जी, जब घर में ही पति पत्नी के बीच में विवाद होता है या पति दारू पीकर आकर माँ को मारता है जी, या वहाँ जो घर में जिस प्रकार का भी वातावरण आजू बाजू में होता है उसको वो देखता है जी, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के संस्कारों को ठीक करना बहुत कठिन होता है। जी, तो मैं सोचता हूँ कि अब है तो ये काम बहुत कठिन है और विशेष करके गरीब परिवारों में अधिक होता है, जी, क्योंकि गरीब परिवारों में जब उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होता है तो इस प्रकार के छोटे मोटे
नशे के साधन से अपने आप को किसी तरह से जिंदा रखना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त अनाज मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए और उसकी जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति किसी प्रकार से हो जाए, तो मैं सोचता हूँ व्यक्ति को आगे बढ़ाना आसान होगा। अच्छा, आप संस्था प्रधान जो भी हैं, चाहे वो स्कूल के संस्था प्रधान हो, चाहे यूनिवर्सिटी के चांसलर या वाइस चांसलर तक हो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बच्चों की सुरक्षा को लेकर, यदि हम कोई बात करें तो? देखो, मैं सोचता हूँ कि समय समय पर इस बारे में भी अपने स्टाफ के साथ भी, कोई वाइस चांसलर अपने स्टाफ के साथ बैठकर कभी मीटिंग नहीं करता है, केवल और केवल कागजी घोड़े दौड़ाने का प्रयास करता है। मैं सोचता हूँ ये क्षेत्र ऐसा है कि हर व्यक्ति को इंस्पायर किया जा सकता है उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके लिए स्वयं पहले उसको अपना मन और मस्तिष्क बनाना पड़ेगा कि मैं इस संस्था में वाइस चांसलर बनाया हूँ तो केवल डंडा चलाने के लिए नहीं बना हूँ, मैं संपूर्ण शिक्षा के वातावरण को पारिवारिक वातावरण बनाने में मेरा क्या रोल हो सकता है, मेरे समय का कैसे सदुपयोग हो सकता है, कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन अगर निरंतर उससे संपर्क किया जाए, बात की जाए तो व्यक्ति उपयोगी होता है जी। तो ये नहीं होता आजकल, तो केवल और केवल ये कागजी घोड़े दौड़ते रहते हैं इधर से इधर और कोई इस बारे में तो मॉनिटरिंग करता ही नहीं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बस केवल डिग्री देने का काम है, वो कोई तीसरा कर रहा है, आपका काम पढ़ाई का है। अब कई जगह तो ऐसा है कि पढ़ाओ या ना पढ़ाओ तो भी बच्चा पढ़ करके भी पेपर दिया था तो पास हो जाता है, उसमें कोई आपका बहुत बड़ा रोल तो होता नहीं है जी। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, पर ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कभी मोहन सिंह जी मेहता भी वाइस चांसलर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, वो आज भी अपना छाप छोड़ के गए उस जमाने से आदमी होते हुए भी। तो ऐसे मॉडल जब तक आदमी स्वयं नहीं हुआ तो वो नीचे से किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता जी। हालांकि केंद्र सरकार की भी नई शिक्षा नीति जो है वो धीरे धीरे लागू हो रही है, उसमें बहुत सारे सुधार ऐसे बिंदु एड्रेस किए गए हैं और धीरे धीरे लागू होगी, उसके अच्छे परिणाम आएंगे ऐसी हमें अपेक्षा है। देखो वो क्या है कि हम लोग जिन संस्कारों में पले जी, हम लोग इन संस्कारों के कारण से आज बहुत प्रसन्न हैं जी। पैसा कौड़ी है या ना हो, लेकिन संस्कारों से इतने स्ट्रांग हैं कि किसी भी जगह खड़े रहेंगे तो डर नहीं लगता है। आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री और जो बीजेपी का जहाँ भी फर्क है, अगर उनके अच्छे लोग हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छाई को नीचे ले जाने का है। और ये शिक्षा नीति में भी इतने सालों के बाद, क्योंकि हम तो वो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा पर ही सारी जिंदगी गुजार दी और फिर हमने वोटों को ये जो एक तरह से तुष्टीकरण के आधार पे किसी को खुश करो, किसी को वोट दो, इसके आधार पर सारा सिलेबस बनाया। सिलेबस भी वैसा हो जो प्रेरणा दे सके। अगर राजा हरिश्चंद्र का पाठ कभी हम पढ़ते थे जब बच्चे थे तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, आज की राजा हरिश्चंद्र कोई जानता ही नहीं है, आज भक्त प्रहलाद को कोई जानता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है। जब तक ऐसे व्यक्ति के जीवन को नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें जीवन की विशेषता है, वो सिलेबस से इसलिए हटाया कि इसमें किसी हिंदू विशेष की बू आती है। मैं कहता हूँ अगर मुस्लिम समाज में भी कोई अच्छी घटना हो तो पढ़ाओ ना, क्रिश्चियन में भी अच्छी हो तो पढ़ाओ, किससे दिक्कत क्या है। अच्छे उदाहरण पढ़ करके तो आदमी कुछ न कुछ सीखेगा, लेकिन दिमाग ही ऐसा हो गया कि हम तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसलिए। और मैं सोचता हूँ धर्म किसी को बिगाड़ने की शिक्षा कोई धर्म नहीं देता है। दुर्भाग्य हमारा एक देखने का नजरिया ठीक नहीं। तो कटारे साहब, आपने हमारे साथ बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक हमारा कार्यक्रम रहता है जिसमें सभी जो विधायक हैं अपने क्षेत्र के स्थानीय जो जनता है उनको हाइपर लोकल, अति स्थानीय भाषा में, तो आप मेवाड़ी में एक संबोधन दिलावें जिसको हम बच्चों तक और पेरेंट्स तक और इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाएंगे कि वो इस विषय की गंभीरता को समझ सके, कि संस्था भी समझ सके कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पेरेंट्स के लिए बच्चे की सुरक्षा शायद पढ़ाई से भी ऊपर है, सर्वोपरि है। तो आपका संदेश उन पर एक असर करेगा, उनको मोटिवेशन देगा। क्या है कि मैं बहुत ही साधारण परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुआ। माता पिता के पास में भी कोई पर्याप्त साधन नहीं थे जी, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। मैं ऐसे लोगों के बीच में संपर्क में आ गया, रहना हो गया, उनके साथ उठना बैठना हुआ, उनके साथ मेरा जीवन का समय निकलना शुरू हुआ जी। तो उसके कारण से मुझे अपने आप को बनाने में बड़ी मदद मिली जी। आज भी मैं जो भी मुझे सुन रहे, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ जी, आप छोरा ने अगर बनाना चाहो
तो अणी बात ने देखो कि ये बच्चा कंडे लारे खेले, कंडे लारे उठे, कंडे लारे जावे, अंडा दोस्त कुण कुण है, ये दोस्त कई करे, इना दोस्त से घर वालों की कई स्थिति है जी। स्कूल में जो मार साहब है, मार साहब का चाल चलन कैसे है, मार साहब की सोच कैसी है। तो बच्चा ने बढ़ावा लिए तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ेगी। एक पेड़ बढ़ावा लिए भी खाद बीज की चिंता करनी पड़ेगी, हवा रोशनी की चिंता करो। तो आखिर आप लोग टाबर है, इन टाबर ने बढ़ावा वास्ते भी तो आप ना चिंता करो ना। बड़ा मकान हो, बड़ा बच्चा बढ़ेगा, ये संभव नहीं है। राइट। अच्छा लोगों के बीच में आपको बच्चों रहेगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा अच्छा बढ़ेगा। तो आपा सब लोग मिलकर कोशिश ये करा कि आपा जनी बच्चा ने आपा पाल रहा पोस रहा, वरने खाली रोटी खिलाओ तक कोई काम अपनो नहीं है। वही बच्चा रे ठीक प्रकार से आगे बढ़े, वो इनकी चिंता करवाने लिए भी आपने समय देना पड़े। बच्चा रे साथ भी बैठना पड़े, उठना पड़े, वंडे लारे रोटी खानी पड़े, वरने भी रोटी लार खिलाओ। घर में अगर सब लोग एक लारे बैठी रोटी खावा की आदत है तो उन्हीं बच्चा में भी संस्कार पड़ेगा कि हाँ सब मिल न रोटी खाओ, जैसी बनी वैसी खाओ। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें हलवा पौड़ी, वो सूखी रोटी भी है, वो प्रेम बांट न खाओगा, घर में आदत बन गई तो बच्चा में संस्कार पड़ेगा और बड़ो है वो भी बांट न खाना सीखेगा। दूसरा को खोज न खींच खाओ पसंद नहीं करेगा। कभी वेगा यदि आप अन्य बचपन में अणी सब बातों की तरफ डालने की कोशिश की दी। तो यह जो बातें है ये न तो मारा भाषण आएगा न आपरा भाषण आएगा, ये तो जो मॉडल बच्चों देखेगा घर में, जैसा माता पिता व्यवहार करेगा आपस में, भाई बहन आपस में बातचीत करेगा, वो सब मिल न बच्चा रो एक तरह से निर्माण है। जी। मेरी प्रार्थना यही है कि कोशिश करो घर रो जो वातावरण है, घर में जो आपका हाव भाव है, घर में जो रहन सहन है, घर में जो उठ बैठ है, घर में जो खान पीन है, वरने आप सही ढंग से करवाने की कोशिश करोगा तो निश्चित रूप आप बालक अच्छो बनेगा, आने में कोई दो राय नहीं।